जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक संजुल शर्मा जी के साथ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। हिंदी जी। में आलोचक की दरिद्रता बहुत देखी गई है, बहुत। माने इसको आप कह सकते हैं कि हिंदी का उद्भव और विकास के बाद से ही जैसे जैसे ये चला है, ये दरिद्रता देखी गई है। पहले कुछ कहना, उसके बाद अपने ही कहे को बदल देना, फिर उसके हम्म, बाद जो है फिर और तीसरे चौथे रास्ते पर चल देना। ये कहीं हम्म, न कहीं नासमझी का परिचायक है और जल्दीबाजी का परिचायक है और कहीं न कहीं कमजोर दिमाग का भी परिचायक है। क्योंकि हाँ कमजोर कमजोर ये दिमाग अगर आपका नहीं होता तो आप इतनी जल्दीबाजी में हेस्टी नहीं होते, इतनी जल्दीबाजी नहीं करते और उसके बाद अपने स्टैंड इन फ्यूचर बदलते नहीं, जो कि हिंदी में देखा जा रहा है। आप जी। आलोचक कुछ आलोचकों के नाम बता रहे थे और जिनको लेकर पहले भी चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो आप बताइए किन किन आलोचक के बारे में कैसे और क्या बता रहे हैं जी। मैंने शंभूनाथ जी पे चर्चा की थी और आपने राजेश जोशी से भी इस संबंध में बात की थी कुछ दिन पहले। तो उन्होंने ये बताया था कि उनने अपने एक आलेख में लिखा था कि नव रूपवाद से जोड़ा था समीक्षा को। तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर अपनी बात कही है विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक चर्चा में मैंने आपसे बताया था कि इसकी समीक्षा छपी थी, पहल पत्रिका में छपी थी विनोद कुमार शुक्ल के नई संग्रह की। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह की समीक्षा पहल में छपी थी। और जो पहल में पत्रिका में जो समीक्षा छपी थी उसमें आलोचक ने उनको बिल्कुल अलग तरह से व्याख्यायित किया था और जिसकी चर्चा मैंने की थी, जिसका जवाब मलय जी ने अपने एक लेख में विनोद कुमार शुक्ल को ना समझने की तकलीफ को लेकर लेख लिखा, लेकिन उस जमाने में कहीं छपा नहीं। लेकिन अब मुझे आश्चर्य होता है कि विनोद कुमार शुक्ल ने फेसबुक पोस्ट पर अपने ही किए हुए को थोड़ा सा बदल कर लिखा है और विनोद कुमार शुक्ल को बधाई दी है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी पोस्ट को थोड़ा सा पढ़ूं और थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं शंभूनाथ जी कि सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने पर बधाई। उन्होंने जो भी लिखा बहुमूल्य लिखा है। उनका साहित्य हिंदी के पाठकों को संवेदना और सौंदर्य के एक अनदेखे संसार में ले जाता है। उनके लेखन में रचनात्मक अंतर्ध्वनियों की एक रहस्यमय गूंज महसूस की जाती है, जहां पाठक अपना ग्राहक कल्पना से बहुत कुछ मानवीय पाता है, बहुत कुछ पकड़ से छूट जाता है। उनके एक कविता संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह की समीक्षा मैंने 1985 में पहल में की थी। वह कहने के लिए एक आक्रामक समीक्षा थी क्योंकि उसमें मैंने नव्य रूपवाद से जोड़ा था। मैंने इस समीक्षा में यह बताया था कि मध्यमवर्गीय जीवन के यथार्थ को वे किस तरह से ऐसे खास संकेतों में बदल देते हैं जो अपरिचित संसारों में ले जाते हैं, जहां एक कोहरा होता है और इसमें झांकती कुछ अर्थ किरणें होती हैं। वह प्रतीकों की जगह संकेतों की एक अलग ही भाषिक दुनिया होती है जो नव रूपवाद है। उन्होंने नव रूपवाद कह दिया उसका नाम। मुझे कई लोगों ने बताया कि विनोद जी मेरी समीक्षा से बहुत दुखी थे। यह भी सुना कि हल्ला था कि यह समीक्षा मुझसे ज्ञानरंजन ने एक खास उद्देश्य से लिखवाई गई थी, जो सरासर गलत बात थी। उसमें ज्ञानरंजन की कोई भूमिका नहीं थी। उस समय दोनों के बीच में दूरी बढ़ने का कोई कारण नहीं था। तब से नदी का काफी पानी बह चुका है। मेरे भी विचार पहले से बदले हैं। ये वो कह रहे हैं कि मेरे विचार भी पहले से बदले हैं। नव रूपवादी शैली चुनकर भी वे अमानवीयताओं के बीच मानवीयता के तत्वों की तलाश करते रहे हैं। ये वो बात कह रहे हैं। उनकी सीमा उन्हें आधुनिकता के संकट को तरह तरह से पहचानने तक अपने को सीमित रखा है। उन्होंने उत्तर आधुनिकता द्वारा उत्पन्न संकटों से अपने को दूर रखा, इसलिए सांप्रदायिकता, जाति, आदिवासियों के मुद्दों से अपने को भरसक बचाया, किसी भी तरह की मुखरता से अपने को दूर रखा और भाषा के स्तर पर उपस्थित खतरों के बाहर किसी मामूली जोखिम को भी उन्होंने सामना नहीं किया। पर क्या इसी वजह से किसी की साहित्यिक कृति पर संदेह करना चाहिए? मेरा मत है बिल्कुल नहीं। विनोद कुमार शुक्ल की हर कृति मानवीयता अमानवीयताओं के बीच मनुष्यता की शाश्वत उपस्थिति का बोध कराती है। यह कम बड़ी बात नहीं है। उनका कला पक्ष पर ज्यादा जोर देना अपराध नहीं है। एक गहरे संकट से भरे आंदोलित समय में वे गरीबी, नौकरशाही, निम्न मध्यम वर्गीय पीड़ाओं जैसे सामाजिक मुद्दों पर अपने ढंग से बोलते हैं, पर कई मुद्दों पर वे चुप रह गए हैं। इसी तरह हर किसी को ही देखा जाए तो अपनी चुप्पियां रही हैं। इसकी अपनी पसंद रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी सजा आज भी एक महान सभ्यता को भोगनी पड़ रही है। ये वो सवाल आखिर उठा ही देते हैं यहाँ पे।
विनोद कुमार शुक्ल के महत्व की एक स्वीकृति है, उनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक वीरभद्राचार्य के बाद विनोद कुमार को सम्मानित करना करके ज्ञानपीठ दूध से धुल गया, यह मानने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। अब ज्ञानपीठ एक साधारण पुरस्कार है और विनोद कुमार शुक्ल का महत्व उससे बहुत ज्यादा है, ये उन्होंने कहा है। निर्भय जी। जी, तो ये काफी हाँ ही एक तरह से जी। संकटग्रस्त आलोचना है, दुविधाग्रस्त आलोचना है, अपने मानक से बहुत निचले स्तर की आलोचना है। क्योंकि एक ही जगह जब आप कहते हैं, एक ही जगह जब आप इसको कह रहे हैं कि वो कोई खतरे नहीं उठा रहे हैं, वो कहीं परिस्थितियों को लेकर नहीं बोलते हैं, आदिवासियों को लेकर के नहीं बोलते हैं, हाँ आधुनिकता के संकट को मैंने अपने तक पहचानने तक अपने को सीमित रखा है, आदिवासियों के मुद्दे से अपने को भरसक बचाया, किसी भी तरह की मुखरता से अपने को दूर रखा और भाषा के स्तर पर उपस्थित खतरों के बाहर किसी मामूली जोखिम को भी उन्होंने सामना नहीं किया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एक गहरे संकट से भरे आंदोलित समय में अब देखिए कितना एक आलोचक, कितना मने कहा जा सकता है कि कितनी दरिद्रता है। आप एक समय कह रहे हैं कि आधुनिकता द्वारा उत्पन्न संकटों से अपने को दूर रखा, इसलिए सांप्रदायिकता, जाति, आदिवासियों के मुद्दों से अपने को भरसक बचाया। दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि एक गहरे संकट से भरे आंदोलित समय में गरीबी, नौकरशाही, निम्न मध्यम वर्गीय पीड़ाओं जैसे सामाजिक मुद्दों पर अपने ढंग से बोलते हैं, पर कई मुद्दों पे चुप रहे। क्या इसको आप समझेंगे? आप आलोचक की दृष्टि से आप ही बताएं। ये दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। दोनों तरह के, दोनों नावों में सवार हो रहे हैं, ये दोनों नावों में सवार हो रहे हैं। और जो तो बात आप इसको विस्तार से बताइए। इस तरह की दरिद्रता हिंदी आलोचना में अगर रहेगी तो आप 85 में लिख रहे हैं, उनको ज्ञानपीठ 25 में मिल रहा है, लगभग 40 साल का फर्क है। 40 साल के बाद अपनी दुविधाग्रस्त आलोचना को फिर और दुविधाग्रस्त बना दे रहे हैं, संकटग्रस्त बना दे रहे हैं। भाई वो ये कह रहे हैं, पहले जो आलोचना लिखी उसमें कहे कि मैंने रूपवाद का संकट किया। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये आलोचना जो है ज्ञानरंजन के कहने पर नहीं लिखी, ये वो कह रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्या थी भैया? कौन पूछ रहा है कि ज्ञानरंजन के कहने पर लिखी? कोई तो पूछ नहीं रहा है। आप क्यों ये सवाल उठा रहे हो? अभी और अगर ज्ञान रंजन ने इसको छापा तो किस आधार पर छापा था? अगर उनकी इसमें सहमति नहीं होती, अगर मलय जी ने इस लेख के बचाव में जो विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं की कविता में पठनीयता के सवाल पर अगर उन्होंने मलय जी ने एक लेख लिखा, तो क्या पहल के संपादक ज्ञानरंजन जी ने उसको छाप दिया था? नहीं छापा, किसी ने नहीं छापा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि शंभुनाथ के जो लेख थे या जो उनकी टिप्पणी या समीक्षा थी, उसमें कहीं न कहीं संपादक का हाथ था, या संपादक की सहभागिता और सहमति। संपादक की सहमति के छपते ही नहीं है। पहल में सहमति होगी, इच्छा होगी, तभी तो छापा होगा, और कहने पे ही लिखा होगा। तो क्या अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से क्या वो इतने चूंकि स्वीकार्य हो गए हैं, उनकी भाषा एक नई भाषा के प्रयोग में आगे बढ़ गई है, तो कहीं न कहीं एक शंभुनाथ को लग रहा है कि अगर अभी अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो भविष्य में उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा एक आलोचक के तौर पर। नहीं, बिल्कुल संकट तो है भाई। उनके बिंदु क्या है, किस आधार पे वो आलोचना कर रहे हैं? पहली बार कि उनकी आलोचना के मानदंड क्या है, पुस्तकों की समीक्षा करने के मानदंड क्या है? तो वो मानदंड कहीं ना कहीं बिखराव की श्रेणी में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शंभुनाथ जी को बहुत गंभीर आलोचक माना गया है और उन्होंने गंभीरता से चीजों को देखा है। लेकिन जब वो किसी भी कवि को लिखते हैं तो एक तरह से औजार चला देते हैं, जैसे कि उन्होंने चलाया भी है विनोद कुमार शुक्ल को लेकर के। ये बात उन्होंने कही भी है, लेकिन बाद में आज वो क्या कह रहे हैं कि उनकी सीमा है, उन्होंने आधुनिकता के संकट को तरह तरह से पहचानने तक अपने को सीमित रखा है। तो उत्तर आधुनिकता के उत्पन्न संकटों को अपने को दूर रखा है। फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ये है कि हर कृति, विनोद कुमार शुक्ल की हर कृति अमानवीयताओं के बीच मनुष्यता की शाश्वत उपस्थिति का बोध कराती है, ये भी कह रहे हो? तो दोनों बातें एक दूसरे की अंतर विरोधी हैं।
कंट्रोडक्शन है बहुत दोनों बातों में, कि एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि ये भी नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं साहब आप दोनों बातों में? या तो आप प्रशंसा ही कर लो, या फिर अपनी बात को, अपने बात पे अटल रहो कि नहीं मैंने जो कहा वो ठीक था, या फिर आप उसको काटो नहीं। दोनों ही चीज एक दूसरे से बोध नहीं कर रही। कहना क्या चाहते हैं? यहाँ वो बड़ी असमंजस की स्थिति में है, यहाँ वो असमंजस की स्थिति में है। वो एक ये कह रहे हैं कि पाठकों के संवेदना और सौंदर्य का अनदेखा संसार है उनके साहित्य में। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भैया उनकी समीक्षा जो है वो उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के संकट की तरह तरह से पहचानने में आधुनिकता के संकट को नहीं पहचान पा रही है। उत्तर आधुनिकता का संकट है, ये जो आदिवासियों का संकट है, उपस्थित खतरे हैं उनकी भाषा पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि हर कृति में अमानवीयताओं के बीच मनुष्यता की शाश्वत उपस्थिति है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है भाई। अमानवीयता तो आधुनिकता के संकट में है ही, फिर आप इसको बाद में ये क्यों कह रहे हो कि अमानवीयता के बीच मनुष्यता के शाश्वत उपस्थिति का बोध कराती है? तो ये दोनों बातें कुछ जमती नहीं है कि एक तरफ आप ये कह रहे हो कि उनकी कविताओं में ये नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि है। तो अपन किसको सही माने? इसको सही माने कि उसको सही माने? ये दोनों चीजें हैं। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि वो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में आक्रामक समीक्षा लिख दी थी उनके खिलाफ काफी, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि आक्रामक समीक्षा आपने लिखी थी, लिखवाई गई थी। एक आलोचक ये कैसे कह सकता है, ये मान लीजिए कि कैसे कह सकता है कि मैंने आक्रामक होकर के आलोचना लिखी? क्या आप उस रचनाकार के दुश्मनी, आपकी कोई दुश्मनी है, उस संग्रह से कोई आपकी दुश्मनी है, उस कविता से कोई आपकी दुश्मनी है, उस भाषा से कोई आपकी दुश्मनी है? आप अपने कैसे कह सकते हैं कि मैंने आक्रामक होकर के वो समीक्षा लिखी थी? ये कैसे संभव है जी? मतलब आक्रामक आप लिख रहे हो तो मतलब आप जो है, आपके पास कोई विवेक नहीं है लिखने का। जो विवेक है रचनाओं के मामले में, तो आक्रामक है मतलब आप कुछ भी लिख दोगे। आप ये भी कह दोगे ये भी मैंने आक्रामक होकर लिख दी थी। तो ये आक्रामकता का मतलब क्या है? यानी साहित्य के लिए आक्रामकता जरूरी है क्या भाई? या तो आक्रामकता का मतलब ये है कि या तो आपने किसी से लिखवाया होगा, जैसे कि उन्होंने कहा ज्ञानंजन ने लिखवाया, तो हो सकता है ज्ञान जी ने लिखवाई हो, ये भी हो सकता है। और जब ये मलय जी ने लिखी तो इस समीक्षा को छापने की जरूरत किसी ने नहीं की, क्योंकि एक आक्रामक समीक्षा आ चुकी थी। तो उसके बचाव में कोई दूसरी समीक्षा कैसे लिख सकता? और इस समीक्षा में ये नहीं था, नौ रूपवाद की बात ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो इनकी समीक्षा में थी जिसको मैंने चर्चा की थी, वो ये कह रहे हैं कि मुझे और मुक्ति बोध नहीं चाहिए। ये बात भी तो कही थी उन्होंने कि मुझे आपने कहा था, आपने कहा था कि मुझे विनोद कुमार शुक्ल जैसे असमर्थ कभी और नहीं चाहिए, ये कहा था। तो आप उसका उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हो? आप असमर्थ कभी समर्थ कभी कैसे हो गया, ये आप बताइए ना। तो ये आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की आलोचना हिंदी में, हम शंभुनाथ तो एक उदाहरण है कि आलोचना की दरिद्रता है, कहीं ना कहीं इसके बहुतेरे पहलू हैं। आलोचना की दरिद्रता तो नामवर सिंह में भी रखी, मुझे नहीं कहना चाहिए बहुत बड़ा नाम है नामवर सिंह का, मुक्ति बोध को लेकर के जो उन्होंने पहले, हम उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अगर शंभुनाथ को लेकर अगर अभी माने इस बात को कि आलोचना की दरिद्रता आखिर क्यों, किसी आलोचक में ये दरिद्रता कैसे पनपती है, पैदा होती है और उसी के साथ वो जीता रहता है? जी देखिए, दो बातें हैं। आलोचना की दरिद्रता के दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम किसी रचना की आलोचना करते हैं तो पहले उसके अपने मापदंड तय कर लें कि भाई हमें कहना क्या है। किसी के बारे में कहना है तो पूरी समझ और सोच के साथ कहें, तैयारी करके साथ कहें, है ना, तब बात बने। तो उसे आप कहते क्या हैं, ये पहली बात है कि पहले आपकी तैयारी क्या है, आपका अध्ययन क्या है, आपकी स्टडी क्या है, और उसके आधार पर आप अपनी बात तय करें कि वास्तव में ये चीजें हैं कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक कविता चली आ रही है जमाने से और एक बदलती हुई धारा की कविता चली आ रही है, दोनों में अंतर है। तो एकदम से कोई चीज जब बदलती है तो दूसरे आलोचक उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे ये क्या लिख गया भाई, क्या लिख गया। तो भैया समझो उसको। और ये आलोचना 1985 में की जा रही है और संग्रह आ रहा 1981 में। 4 साल बाद तक आपको उनकी कविताएं समझ में नहीं आई और 85 में आप समीक्षा लिख रहे हो। तो समीक्षा जब लिख रहे हो तो भैया उसको थोड़ा समझो कि आप क्या, नवरूपवाद क्या है, ये सब क्या है, कैसे आप उसको चीजों को कर रहे हो, पहली बात।
दूसरी बात, जब दूसरा आदमी उस समीक्षा के बारे में चीजों को याद दिला रहा है तो फिर आप उसको दूसरे तरह से समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब है कि जो रचनाकार की जो आलोचना जो छपती रही है पत्रिकाओं में, वो ना, या हो सकता है कि संपादक के दबाव में छपती रही हो, संपादक की इच्छा होती हो कि भैया इस कवि को आगे बढ़ाओ, इसको पीछे रखे लो, ये भी हो सकता है। और ये होता रहा है, मैं तो ये मान सकता हूँ कि ये होता भी रहा है। आज ही की बात मैं आपको बताऊं, आज आज एक अविनाश मिश्र का एक आलेख कहीं छपा है रविवार में, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर या अपने इस तरह के चैनल पे लोग एक रचना पढ़ते हैं और समीक्षा करने लगते हैं और अब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जबकि उनको कुछ पढ़ा लिखा है नहीं। ये भी सवाल उठाया है लोगों ने कि समीक्षा करना बहुत आसान हो गया है। तो दो तरह की बातें, हम सीधे सीधे विनोद कुमार शुक्ल की केस पर आए तो विनोद कुमार शुक्ल की जो ये समीक्षा, जिसको वो अपनी आक्रामक समीक्षा कह रहे हैं, तो भैया आक्रामक समीक्षा का मतलब क्या है? ये क्या आप मुक्तिबोध नहीं चाहिए ये सब लिखने की क्या आवश्यकता थी? आपको क्या जरूरत थी? आप सीधे रचना की बात करते ना। मुक्तिबोध और निराला को क्यों ले आए उसमें उठा करके? आप क्यों ऐसा करते हैं? क्या ऐसे आलोचक को हिंदी में, ये ऐसे आलोचक जो होते हैं क्या करते हैं दरअसल? ये उपन्यास के आलोचक हैं, न कविता के आलोचक हैं, न कहानी के आलोचक हैं, न और निबंध के आलोचक हैं। किस तरह के आलोचक हैं? आलोचना को लेकर के शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल ने काफी कुछ कहा है कि आलोचक को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कवि को लेकर कहा कि कवि को कैसा होना चाहिए। उन्होंने उपन्यास को लेकर कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि एक कवि को कैसा होना चाहिए। भाई आलोचक को तो संयत होना चाहिए, विचारपूर्ण होना चाहिए, दृष्टि विवेक होना चाहिए उसको रचना को देखने का। कोई एक ही पैमाना तो नहीं होता रचना को देखने का, जो पैमाना आपने बना लिया है कि भैया निराला जी जैसे कविता लिखते हैं वही पैमाना है, मुक्तिबोध लिखेंगे तो वो पैमाना नहीं है, या विनोद कुमार शुक्ल लिखेंगे तो वो पैमाना नहीं है, या मलय जी लिखेंगे तो वो पैमाना नहीं है। तो पैमाना कविता का, रचना का हमेशा बदलता रहा है। तो आलोचक को भी अपनी दृष्टि को उस हिसाब से अपने सांचे को बदलना पड़ना चाहिए। और यदि वो सांचे को नहीं बदल रहा है, उसी सांचे में घट करके देख रहा है कि इस सांचे में हम ये व्यक्ति की रचना फिट बैठ रही तो ही हम इसे अच्छा कहें, तो वो संभव नहीं है भाई। उसको उस दृष्टि से नए सरोकार लेकर, नई चीजों को लेकर के उस किताब की आलोचना करना पड़ेगी। कोई नई चीज आती है तो और आलोचक खुद कह रहा है कि उस समय मेरी आलोचना आक्रामक थी, ये भी एक समझ से परे की बात है। ये कैसे संभव है? आक्रामक कह रहा है तो इसका मतलब आप उसको खारिज कर रहा है वो पूरी तरह से, कि भावावेश में कह दिया उसने, ये कह रहा है वो। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि कविता की समझ नहीं है। अब ये बात बिल्कुल आप समझ सकते हो कि एक तरह से यही बात है। फिर कहानी की समझ नहीं है, या फिर एक ही आलोचक सर्वज्ञ भी होने का दावा कर सकते हैं। हिंदी में यह भी चलन खूब है। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता। राजेश जोशी ने उनको बड़ा आलोचक कहा है, समझदार कहा है, और वो अपनी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। ना आप भी कह रहे हैं कि गंभीर आलोचक हैं, उनकी गंभीरता किस तरह की है ये आपको भी बताना होगा। गंभीरता तो नहीं समझ में आ रही है, गंभीरता समझ में नहीं आ रही। उन्होंने ऐसा क्या काम किया? आप खुद आलोचना और तमाम चीजों को पढ़ते समझते रहते हैं, आपका सबसे जुड़ाव रहा है। आपके पिताजी मल्ल जी इतने बड़े कवि रहे हैं, तो आप अगर शंभूनाथ को आपने कहा था कि गंभीर आलोचक माने जाते, किस तरह की गंभीरता माने जाते हैं? ये मैं अपनी धारणा नहीं बता रहा हूँ, ऐसा सब कोई कहते हैं। मैं इसको नहीं कह रहा, मैं लोगों की धारणाओं को कह रहा हूँ कि गंभीर आलोचक माने जाते हैं। लेकिन किस तरह की गंभीरता? किस तरह की गंभीरता नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, गंभीरता नहीं है उनकी आलोचना में। यदि होती तो शायद ये इस तरह का आलेख नहीं लिखते, और जब इस तरह का आलेख लिखे तभी तो मलय जी ने उसका प्रतिरोध भी किया है भाई, कि भाई आप क्या लिख रहे हो। और आश्चर्य की बात है कि उस जमाने में ये आलेख छापने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि आलोचक के खिलाफ कोई आलेख छाप सके। ये भी हम बता दें आपको कि उस जमाने में किसी आलोचक को छापने की हिम्मत ही नहीं थी किसी पत्रिका में। ना पहल को छापने की जरूरत थी, ना वसुधा वाले ने छापा, ना आपके सापेक्ष वाले ने छापा। ये आलेख पड़ा रहा, बाद में समय के रंग में ये आलेख छपा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपके पिताजी का लेख? जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने मुझसे बताया कि विनोद कुमार शुक्ल पे जब मैंने लिखा तो कोई ने नहीं छापा भाई। सापेक्ष वाले कह रहे हैं कि हम छापेंगे, जब सापेक्ष का पूरा अंक आ गया विनोद कुमार शुक्ल पर, लेकिन ये आलेख नहीं छपा।
ये आलेख छूट गया, न कमला प्रसाद जी ने छापा, तो न ज्ञान इसका जी ने। इसका मतलब है कि शुरुआती दिनों में ही विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ तक पहुंच गए, साहित्य अकादमी से होते हुए उनको शुरू में ही उनको एकदम तहस नहस करने की कोशिश की गई थी, इससे तो यही पता चल रहा है। हाँ, हाँ, ये कारण हो और सकता है, ये और वो अपनी अपनी एकांतिक साधना से यहाँ तक पहुंचे। नहीं, एकांतिक साधना से पूछे, और ये कारण भी हो सकता है कि वो अशोक वाजपेयी के क्रम में शामिल हुए, कि जब उन्हें लगा कि यहाँ पर तो ये प्रगतिशील हमारा तो वो पूरा डंपल टोले डाल रहे हैं, तो फिर वो उस तरफ चले गए, ये भी कह सकते हैं। ये कारण भी है, ये कारण भी, इसलिए तो लगता है मुझे, तो मुझे ये लगता है कि यही कारण है कि वो उस तरफ चले गए। शंभुनाथ का आप कोई काम ऐसा आपको दिखा जो, या किसी और दूसरी तीसरी आलोचना आपको दिखी जिसमें लगे कि कोई गंभीरता जैसी कोई बात हो किसी और को लेकर के, ये दिखी जो इस तरह की बात कही जाती है कि हम लोग दरिद्रता पर बात कर रहे हैं, कोई ऐसी गंभीरता आपको और दूसरे को लेकर के नहीं, किसी दूसरे दरिद्रता, देखिए संगठन? दरिद्रता तो बहुत बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, अब बहुत सारे लोगों में ये देखिए दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कोई शंभुनाथ जी प्रगतिशील आलोचक माने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रगतिशील का पैमाना क्या निराला है, क्या मुक्तिबोध है, क्या विनोद कुमार शुक्ल हैं, या क्या ज्ञान रंजन है। कवियों के आधार पर, लेखकों के आधार पर आलोचना नहीं की जाती भाई, उनकी रचनाओं के आधार पर की जाती है। यहाँ तो उनके व्यक्तित्व को देख करके आलोचना की गई है कि अब बड़ा बन गया तो चलो भाई इसको आप ठीक ठाक कह दो कि ठीक है मानवीयता से भरा हुआ है। ये कहने का मतलब है। या तो फिर आप अपना पूरा समर्पण कर दो कि आक्रामक लिख दिया, मतलब आपने खारिज कर दिया उसको, अपनी आलोचना को खारिज कर दिया जो पहले लिखा। ये चीजें हैं। अब मैं इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पहले आक्रामक, अब आत्म समर्पण। हाँ, अब समर्थक है। आप समर्पण कर अब रहे हैं अपनी समर्पण बात। कर दिया है, जब बड़ा आदमी बन गया तो समर्पण कर दिया है। तो ये उन्होंने लिखा भी है अपने इसमें कि मुझे बड़ा विनोद जी समीक्षा से बहुत दुखी थे, कुछ लोगों ने बताया। ये वो खुद ही लिख रहे हैं कि विनोद जी समीक्षा से बहुत दुखी थे और मुझसे कहा गया कि ज्ञानरंजन के कहने पर मैंने ये समीक्षा लिखी है। ये वो खुद ही कह रहे हैं। लेकिन उसका जवाब दे रहे हैं कि ज्ञानरंजन के कहने पे नहीं लिखी मैंने। तो भैया तुम आक्रामक ज्ञानरंजन के कहने पे ही लिख सकते हो समीक्षा। मैं क्या बोलूं, इतने बड़े पुराने लेखक हैं, इतनी उम्र के दराज लोग हैं ये, अब इन पर मैं क्या क्या कहूं अब। विवेक, बुद्धि। नहीं, आप क्या आपको लग रहा है कि ये पतन है, ये इस ये तरह की आलोचना पतन? का बहुत बहुत, जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दरिद्रता, पतन तो है ही एक तरह का, कि अपनी चीजों पर, मूल्यों पर अडिग नहीं रहना। रचनाओं को कोई जरूरी नहीं है कि हम विचारधारा के धरातल पर देखें। पहली बात जो सबसे बड़ी बनती है कि रचना को रचना की तरह देखें। पहला जो आलोचना का पहला बिंदु है कि रचना को उसके पूरे कलात्मकता में देखें। हम यहाँ फिर हम यहाँ हम यहाँ रामविलास शर्मा का उदाहरण लेना चाहेंगे कि मुक्ति हाँ, बोध को लेकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जी बिल्कुल अंतिम बिल्कुल। अंतिम तक उन्होंने बहुत पहले लिखा था। मुझे लगता है कि वो 70 के दशक में उन्होंने हाँ, सत्तर लिखा था। 70-80 के दशक में उन्होंने लिखा था, मैंने 70 और 80 के दशक में। जी जी जी। और उसके बाद जो है उनसे लगातार मैंने कहा गया कि ये मुक्तिबोध को लेकर आप अपना स्टैंड बदलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी एकदम आंतरिक चेतना में वह लेख लिखा है वो मुक्तिबोध को लेकर, उसमें टस से मस नहीं होऊंगा। ये हमारी मैंने हमारा आलोचकीय विवेक था, वो समझ थी, और उसमें रत्ती भर फेरबदल नहीं करूंगा। नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। और जब उन्होंने मुक्तिबोध की फेरबदल नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कविता पर लिखना ही बंद कर दिया। मुक्तिबोध के बाद किस कवि पर लिखा बताइए ना। और छोड़ ही यह दिया। यह भी कि निराला की साहित्य साधना के पहले ही खंड में जब आप हाँ अंतिम पैरे की ओर जाते हैं तो वो जी व्यंग्य एक जगह कहते हैं कि निराला ये मुक्तिबोध को लेकर जो मैंने लिखा, हम पर बहुत हमले हुए। निराला की साहित्य साधना में लिख रहे हैं जी, अंतिम में बिल्कुल जाते बिल्कुल। हुए।
कि हाँ हाँ वहां हाँ पर बहुत हमले हुए, उनके बहुत गैंग माने गैंग नामा उनके बहुत समर्थक लोग आपको मिल जाएंगे जो हम्म हमारे खिलाफ बोलते हुए देखेंगे जाए, लेकिन किसी ने उसका सही ढंग से जवाब नहीं दिया। यह भी नहीं कहते हैं निराला की सही साधना में लिखा। हाँ हाँ, ये कहा है ना, बिल्कुल कहा है। लेकिन एक बात भी तो ये भी तो है ना कि निराला के मुक्तिबोध पर जो कुछ भी लिखा उन्होंने अपने ढंग से, लेकिन अंततः अंत क्या हुआ उसका कि कविता छूट गई उनके हाथ से, आलोचना, कविता की आलोचना छूट गई, फिर आगे ही नहीं बढ़ पाए वो उसके आगे। फिर समाज शास्त्र में और भाषा शास्त्र में किताबें लिखने लगे, दूसरी किताबें उनकी आने लगी सामने। साहित्य तो छूट गया एक तरह से कहा जाए तो। रामविलास लिखा बहुत, ज्ञान था उनको, सब कुछ था, लेकिन जब हम एक मानदंड हमने तय कर लिया कि नहीं भैया हमको इसी पे लिखना है, तो वो छूट गया। रामविलास शर्मा से बहुत बड़े लेखक थे, 100 से अधिक किताबें लिखी उन्होंने, काफी कुछ लिखा, लेकिन मुक्तिबोध पर करने के बाद फिर उन्होंने किसी पे नहीं लिखा। और इसका फायदा जो है अगले आलोचक नामवर सिंह को मिला। तो नामवर सिंह ने लिखा, नामवर सिंह ने कुछ ऐसे लोगों पर लिखा जिन पर नहीं लिखना था, जिसके कारण नुकसान भी हुआ। रघुवीर साहब पर लिखा, सपाट बयानी पर लिखा, तो कविता की एक सपाट बयानी की परंपरा शुरू हो गई, कलावादियों की परंपरा शुरू हो गई, दूसरे तरह की परंपराएं शुरू हुई। जो नई परंपरा का विकास होना था कविता का, वो नहीं हो पाया, या जिनको होना था उनको महत्व नहीं मिला। ये भी हुआ है। अलग तरह की कविताओं को जो महत्व मिलना था वो नहीं हुआ, ये भी हुआ है, सब चीजें हुई हैं। तो आलोचना, जो आप कह रहे हैं आलोचना की दरिद्रता के दो कारण है, हो सकते हैं अभी भी, कि आलोचना को अपने कोई बने बनाए औजार तो रखने चाहिए, लेकिन समय आने पर उन औजारों पे धार भी लगाना चाहिए, उनको पैना करना चाहिए, और उसके आधार पर नई रचनाओं को तौलने की समझ भी उनकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराने औचारे से नई रचना को कटौती करने लगे। ये है तो, क्योंकि रचनाएं कोई पुरानी तरह से चलने वाली चीज थोड़ी ना, वो तो हमेशा नया बनाएंगी, कुछ ना कुछ नया करेंगी, नए कलात्मक मूल्य तैयार करेंगे, तो उस आधार पर भी मूल्यांकन होना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं हुआ है शायद, इसीलिए जो क्या नाम है इनका, अरे मैं भूल रहा हूँ, शंभूनाथ जी ने जो बात कही है वो भी शायद उसी औजार से लेकर कर रहे थे, लेकिन अब उनको लगा कि नहीं भैया मैं तो बहुत पीछे पड़ गया हूं, तो उसको आक्रामक कह दिया उन्होंने, और यहाँ आके वो बदल रहे हैं, है ना। तो मेरा मूल कारण ये भी है कि प्रगतिशीलों से किनारा करने का कारण, यदि हम विनोद कुमार शुक्ल को देखें, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि कविता में पैर रखते ही लोगों ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो किनारे हो गए। ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। और वहीं विनोद कुमार शुक्ल की बात कर रहे हैं अपन, वहीं नरेश सक्सेना की हम बात करें तो नरेश सक्सेना को बिल्कुल शिखर पर चढ़ा दिया जाता है। विष्णु खरे जी शिखर पर चढ़ाते हैं उनको, वो लिखते हैं एक रचना जब उनकी कविता संग्रह भी नहीं छपता है। तो ये है, ये सब चीजें बहुत हिंदी साहित्य के लिए बहुत तकलीफ दे और मुश्किल भरी बात है, कठिन बात है। ये इस पे तो एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि जब अशोक वाजपेयी विनोद कुमार शुक्ल की तरफ आए किसी रूप में, कभी के रूप जी में, कभी के सहायतार्थ या आलोचनार्थ, या फिर उपन्यास के सहायतार्थ और आलोचनार्थ, उसमें क्या जी, शंभुनाथ जैसे लोग, मलय जी तो आए ही, मलय जी के तो लेख को तो छापा ही नहीं गया, तो क्या हाँ नहीं छपा। अशोक वाजपेयी आए शंभुनाथ जैसे आलोचकों को देखते हुए क्या कि कहीं विनोद कुमार शुक्ल को एकदम से खत्म ही न कर दिया जाए? हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, और शायद इसलिए विनोद कुमार शुक्ल उस तरफ चले गए, अशोक वाजपेयी की तरफ। ये हुआ है। और ये भी एक एक चीज और भी थी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ये कहते रहे कि प्रगतिशील लेखक संघ के उसमें मीटिंग्स में वो आए भी हैं कई बार, उनका एक आलेख छपा है कथा देश में, जिसमें विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं कि वो उसमें आए भी थे। विनोद कुमार शुक्ल जी, प्रगतिशील लेखक संघ और हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक संगोष्ठी हुई थी खैरागढ़ में, उसमें वो आए हुए थे। फिलहाल जो आपने समय निकाला उसके लिए आभार, लेकिन इतना जरूर है कि जी आलोचकीय जी दरिद्रता दिख रही है, हिंदी में यह आलोचकीय दरिद्रता बहुत है। और जैसा कि राजेश जोशी ने अपनी बातचीत में कहा भी था कि आलोचना की हालत बुरी है, और जी बिल्कुल। एक दयनीय भी है। हालत बुरी है मतलब बहुत खराब है,
और उपन्यास को लेकर कोई विमर्श नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कविता को लेकर आलोचना हो रही है। तो हम आगे भी इन बिंदुओं पर हाँ। भी बातचीत करेंगे और अच्छा, विमर्श एक बात मैं और बता देता हूँ आपको। आज मुझे नौकर की कमीज का जो पहला संस्करण जो पिताजी को दिया था वो मिल गया है मुझे। तो उसमें विनोद कुमार शुक्ल रहते हैं, आदरणीय मलय जी और बहुत आत्मीय मित्र, ऐसा करके वो किताब उन्होंने 78 में दी थी। 79 नहीं, 78 में दी थी। हिंदी में लिखा हुआ उन्होंने 20 नवंबर 78। ये किताब मुझे नौकर की कमीज मिली है अभी। जी तो आभार, आपने समय निकाला उसके लिए जी जी आभार। जी जी नमस्कार। जी 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 नमस्कार।